हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स जुलाई 2026 पार्ट 1। देखते हैं इस वीक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। टॉप स्टोरीज में किस किस पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से और ट्रेंडिंग क्या है। आज हम जानेंगे अभी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसके विनर्स रनर्स अप और उनके होम कंट्री क्या है। साथ में हम अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में समझेंगे और ब्रिक्स 2026 इंडिया में होने वाला है ब्रिक्स समिट, तो इसके बारे में भी हम अपने को अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो आज पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द विंबलडन टेनिस मेंस सिंगल्स 2026, और आंसर इज जेनिक सिनर। ये जेनिक सिनर है और इन्होंने किसको हराया है, यहाँ देखिए टेक अवेज में इटली जेनिक सिनर। तो देखिए इन जेनिक सिनर का होम कंट्री भी याद रखिएगा, वो इटालियन है, इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया है। यानी लास्ट ईयर के भी यही विनर हैं, विंबलडन 2025 के विनर भी हैं और अब इन्होंने 2026 में भी ये टूर्नामेंट जीत लिया है। इन्होंने हराया किसको है, तो ये हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ये जर्मनी के प्लेयर हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, और उसके पहले देख लीजिए जेनिक सिनर को इन्होंने अपनी ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द विंबलडन टेनिस वुमेन्स सिंगल्स 2026, और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, लिंडा नोस्कोवा, और इन्होंने हराया किसको है, कैरोलिना मुचोवा। ये दोनों के दोनों चेक रिपब्लिक के हैं और इनका ये पहला टाइटल है। नेक्स्ट आ रहा है, अभी हमारा रेपो रेट क्या है, ठीक है, प्रेजेंट रेपो रेट क्या है। इनफैक्ट सारे आपको याद रखते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर दो रेशियोज जिसमें CRR SLR सब आना चाहिए। अभी मैं आपको लिस्ट तुरंत दिखा दूंगा, एक एक पॉइंट को आप रट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया रेपो रेट अभी क्या है, तो रेपो रेट अभी है 5.25%। तो द करेंट रेपो रेट in India stands at 5.25%, a rate maintained by Reserve Bank of India, okay, during its latest monetary policy committee meeting। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। यानी सारा ये लिस्ट के जितने भी रेट्स एंड रेशियोज दिए हुए हैं वो सब याद कर लेंगे। जैसे SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो 3% है, रेपो रेट 5.25, रिवर्स रेपो रेट 3.35, बैंक रेट 5.50 और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50। थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा दूं, ये SLR और CRR के बारे में कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअली ये वो रेशियोज हैं जो आप पैसे बैंक में जमा करते हैं, उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक को हमेशा अपने पास मेंटेन करना है और कुछ परसेंटेज उसको RBI के साथ दे देना है। तो जो SLR होता है वो 18% ये बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। अगर आपने 100 रुपीज जमा किया तो सारा पैसा बैंक लोन में नहीं देगा किसी को, 18% उसको हमेशा अपने पास रखना होगा, ताकि कभी कोई डिमांड आए, कोई रिक्वायरमेंट आए, पब्लिक है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, राइट, तो उसके पास, बैंक के पास इतने पैसे होने चाहिए। तो 18% बैंक को खुद के पास रखना है और 3% बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा रखना है। और पहचान कैसे है, देखिए कौन सा बैंक अपने पास रखेगा, कौन सा परसेंटेज, कितना परसेंट वो रिजर्व बैंक के साथ रखेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका है, SLR में एक ही आर है, CRR में 2 आर है, ज्यादा आर्स है, तो जिसमें ज्यादा आर है वो रिजर्व बैंक के पास उतने रेशियोज, उतने परसेंटेज रखना पड़ेगा। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, उससे मार्केट में इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है। इसको बढ़ा घटा करके RBI मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। तो रेपो रेट वो रेट है जिससे RBI डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो है 5.25%। कई बार RBI भी बैंक से लोन लेता है, ये है रिवर्स रेपो रेट, ये 3.35%, राइट। बैंक रेट क्या होता है ना कि रेपो रेट जो होता है 2 to 14 डेज के लिए ही होता है। ये रेपो रेट जो होता है ये 2 to 14 डेज के लिए होता है, 2 to 14 डेज, राइट। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को 14 डेज से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो उसको बैंक रेट पे लेना होगा, जो कि थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है। यहाँ 0.25 बेसिस पॉइंट से ये ज्यादा है। और अगर बैंक को सिर्फ एक दिन के लिए यानी ओवरनाइट के लिए लोन चाहिए तो उसको मिलेगा MSF रेट पे, और ये भी है 5.50%। तो इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ एक दो क्वेश्चन तो आपके निपट ही लेंगे आप, खास करके बैंक एग्जाम में। अगला आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट है, ब्रिक्स समिट, जिसपे दुनिया की नजर होती है, खास करके G7 कंट्री, जिससे इसका मेजरली कंपटीशन रहता है, उसकी नजर रहती है। G7 यानी अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड UK, इन सब की नजर इस मीटिंग पर रहती है, यहाँ क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो इस बार का 2026 का समिट होने जा रहा है भारत में, जी हाँ, इंडिया में होगा। आइए इसके बारे में कुछ अच्छे से समझ लें ब्रिक्स समिट को लेकर।
कुछ टेकअवेज में देखिए, लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राजील में। ब्राजील, ये देखिए जो ब्लू वाला है ना, साउथ अमेरिका में ये सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील, वहां पर हुआ था ब्रिक्स समिट 2025। और इस साल होगा ये 2026 का इंडिया में। इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स समिट फॉर 3 टाइम्स। इसके पहले 3 बार इंडिया ने ये समिट को होस्ट किया है, 2012, 2016 और 2021 में। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए और भी इसके टेकअवेज देखते हैं। तो ये तो अब आप समझ गए कि ये जो ब्रिक्स समिट होगा ये इंडिया में होगा। सो ब्रिक्स ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यही है ब्रिक्स। इसका पहले पहले टर्म को लेकर के ये नाम रखा गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये कंट्री मिलाकर ब्रिक्स हुए। लेकिन अब इसमें सिर्फ 5 कंट्री नहीं है, इसमें काफी सारे नए कंट्रीज इंक्लूड हो गए। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। ओरिजिनली इट वाज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बट साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010 मेकिंग इट ब्रिक्स। तो साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये जो ब्रिक था वो ब्रिक्स हो गया। इन जनवरी 2024, याद रखिएगा, ये जो समिट हुआ था ब्राजील में, वहां 5 नए कंट्री इसमें इनवाइट किए गए थे ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स में। कौन कौन थे वो? इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट। इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया 2025 में। इस तरीके से ये 5 + 5 + 1 यानी 11 कंट्रीज अब ब्रिक्स में। ये ठीक से आप याद रखेंगे। कुछ और बातें ब्रिक्स के बारे में हम समझेंगे। सो द टर्म ब्रिक वाज कॉइन्ड इन 2001 बाय जिम ओनेल इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स। तो ये टर्म किसने दिया था? तो जिम ओनेल ने। ही प्रेडिक्टेड दैट अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कुड कम टू डोमिनेट टू वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो वेस्टर्न इकोनॉमीज यानी कि यूएस, कनाडा और यूरोपियन 5 कंट्रीज हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके। इनके ऊपर, इनके कॉन्टेक्स्ट में किसी को खड़ा किया जा सकता है। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं या कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उनको एक साथ आना होगा। सिंस देन दोज कंट्रीज आर एक्सप्लोरेड इन ग्रोथ एंड चेंज द लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड। और जब ये सारे मिल गए तो अब देखिए क्या हुआ आपको, ये पूरा डाटा यहां समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये G7 कंट्रीज हैं, ब्लू वाले। 1990 में इनके बीच का इकोनॉमी का जो गैप है वो देखिए कितना बड़ा है। धीरे धीरे हर साल 1995, 2005 ऐसे करते करते 2025 तक आते आते गैप बहुत नैरो डाउन हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बाई 2027 ये या तो बराबर होगा या हो सकता है ये रेड वाला उसको क्रॉस कर जाए। राइट, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। सो प्रेजेंट जीएसटी स्लैब आफ्टर रैशनलाइजेशन, हाल ही में इसको रैशनलाइज किया गया है। कुछ अलग कैटेगरीज बनाए हैं, कुछ कैटेगरीज को छोड़ दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट में कौन सा 3 रेट ऑफ परसेंट अभी चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में? तो राइट आंसर है ए, यानी 5% में कुछ चीजें हैं, 18 में है, 40 में, और ऑफ कोर्स 0 पे कुछ चीजें हैं, मेडिसिन है और भी कई चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। So, following the implementation of GST 2.0 reforms, the GST rate structure has been rationalized into a simplified framework. The previous 4-tier system was replaced, shifting the primary tax bracket of 5% and 18%. Okay, are completely, some few things are completely tax free. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कुछ मेडिसिन हैं और कुछ और लाइफ सेविंग चीज़ें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो 0 कैटेगरी में आते हैं, यानी सारी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है उस पर जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पर ये सारा लिस्ट आपको दिया हुआ है 5% पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। और देखिए स्पेशल नीचे रेट्स, सर्टेन आइटम्स रिटेन स्पेसिफिक रेट्स सच एज गोल्ड एट 3%, डायमंड एट 0.25%, इसको भी याद रखेंगे। इस समय जीएसटी लगाया जा रहा है गोल्ड पे 3%। इसके अलावा एग्जेम्प्ट या नील रेट, किस पर कुछ भी नहीं लिया जाता। तो वैसे वाइटल लाइफ सेविंग ड्रग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध एटसेट्रा, एजुकेशनल एसेंशियल्स, पेंसिल्स पे, पेन पे एंड इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आर कंप्लीटली टैक्स फ्री। इसको याद रखिएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो पहले इस पर 18% टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने एक सही प्लानिंग में सही समझ आई इसे, और अब इसने लाइफ इंश्योरेंस से सारा टैक्स हटा दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये पूरा का पूरा लिस्ट, पूरा का पूरा स्लाइड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टेकअवेज में और भी देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स
यानी डायरेक्ट ह्यूमन बींग से नहीं लिया जाता। ये जो आप प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसको आप जीएसटी फॉर्म में देते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है। एक्चुअली लिया तो जाता है इंसान से ही। अगला पॉइंट है, जीएसटी वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन फ्रांस। पहली बार इस तरह का सिस्टम फ्रांस में आया था। इंडिया का जीएसटी इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। जीएसटी इन इंडिया वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी। फ्रेंड्स, ये कमेटी का नाम भी याद रखिएगा। ये सारे हॉट पॉइंट्स हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। GST was implemented in India on 1st of July 2017. Assam was the first state to implement GST. There are 5 types of tax rates of GST. 0%, कुछ वाइटल चीज़ों पे पैसा नहीं लेते। 5%, 12%, 18%, 12% को मर्ज कर दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये लास्ट पॉइंट को आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो इसके पहले जो मैंने बताया है उसको आप रखेंगे, यानी 7th पॉइंट इरेलीवेंट है अभी, आप इसको कैंसिल कर देंगे। रेस्ट 6 पॉइंट्स आप याद रखेंगे और आपको याद रखना है यहाँ पर जो मैंने दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है विच स्कैंडिनेवियन कंट्री। 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उसमें से किस में हाल में इंडिया पहली बार अपना मैंगो प्रमोशन इवेंट चलाया है, और ताकि हमारा मैंगो का जो प्रोडक्शन, जो ओवर प्रोडक्शन है, वो एक्सपोर्ट हो सके और किसानों को उसका फायदा हो सके। और राइट आंसर है इसका आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड इसका राइट आंसर है। और कौन कौन से मैंगो को वहां पर शोकेस किया गया है याद रखिएगा, ये दशहरी, चौसा, लंगड़ा एंड केसर। ये 4 बहुत ही सुपर वेराइटी हैं, इनको शोकेस किया गया है और शायद अब अल्फांसो को अच्छा टक्कर मिल सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हाल में बहुत ही जबरदस्त अर्थक्वेक आया है वेनेजुएला में और काफी सारे लोग मारे गए हैं, काफी वहां पे जान माल की हानि हुई है। इसके तहत भारत ने अपना एक हेल्पिंग हैंड उधर बढ़ाया है। तो ये जो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन है, उसका नाम क्या है? और इसका राइट यहाँ पे आंसर है ऑपरेशन एमस्टेड। एमस्टेड। अब टेकअवेज देखते हैं। ऑपरेशन एमस्टेड इज इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन लॉन्च टू असिस्ट वेनेजुएला फॉलोइंग अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, conducted under India's Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR framework. The mission includes, इसमें क्या क्या किया गया है? रिलीफ सप्लाईज, खाने का सामान, मेडिसिन एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें भेजी गई हैं। मेडिकल इक्विपमेंट भेजा गया है ताकि जो लोग इंजर्ड हैं उनको तुरंत रिलीफ मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल्स। ये शायद इंडिया ने ही डेवलप किया है। ये जैसे ही आप निकालते 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक रेडी हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स हैं और यहाँ पे सर्जरी भी किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया है टू सपोर्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज। भारत का ये एफर्ट ऑफ कोर्स याद रखेगा वेनेजुएला। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है पद्मा अवार्ड को लेकर के, जो रिसेंटली दिया गया है। अनाउंस तो ये जनवरी में ही हो जाता है, बट रिसेंटली ये सारे लोगों को दिया गया। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग द सेकेंड सिविल इंस्टीट्यूटर सेरेमनी इन्वेस्टिचर सेरेमनी हेल्ड ऑन June 23, 2026। तो यहाँ पर कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 65 पद्मा अवार्ड्स दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये 2 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 7 और पद्मश्री 57। कई बार पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस में लगाएं, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, इसमें से कौन सा अवार्ड है, इसको सीक्वेंस से बताएं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। सबसे बेसिक वाला है पद्मश्री, उससे बड़ा होता है पद्म भूषण, और इन तीनों में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। राइट? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्री सबसे छोटा है, भूषण उससे बड़ा है, विभूषण उससे भी बड़ा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 1994 में इंस्टीट्यूट किया गया था और हर बार ये रिपब्लिक डे के प्रीवियस इवनिंग में इसको अनाउंस किया जाता है। अभी दिया गया है ये अवार्ड को अनाउंसमेंट के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और राइट आंसर इसका अगस्त 10, यानी अभी मनाया जाएगा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन August 10 टू ऑनर श्री रूडोल्फ डीजल, the inventor of diesel engine. On this date in 1893, Diesel successfully operated his engine using peanut oil, okay, demonstrating the potential of vegetable oils as a fuel source. The observance aims to promote awareness about the importance of non-fossil fuels like
ethanol, biodiesel, and biogas, which are derived from renewable biomass source such as plants, crops residue, and animal waste. यानी ये उससे बनाया जाता है बायोफ्यूल। ये किस दिन मनाया जाता है वो याद रखिएगा, वो है August 10th। नेक्स्ट आता है, अब बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करा देते हैं, आप याद रखेंगे। 2-3 स्लाइड्स में आपको यही इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट? इसमें से कौन सा जरूरत नहीं है? आइडेंटिटी प्रूफ बिल्कुल चाहिए, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ। सो ये ओम्बड्समैन स्कीम एक बैंक ने लागू किया था, जिसके तहत किसी को अगर कोई कंप्लेन है बैंक से, तो वो डायरेक्ट ओम्बड्समैन को ये रिपोर्ट कर सकता है और उसको हेल्प बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबीज, यानी रीजनल रूरल बैंक्स पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पॉज करके इसको पूरे टेकअवेज को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इज, यानी जो सेविंग्स बैंक अकाउंट आपका होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा अकाउंट है सारे पब्लिक का, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, उनके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, इसको रेगुलेट कौन करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, या स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, आरबीआई, या फाइनेंस मिनिस्टर इसको रेगुलेट करते हैं? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इट इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इंटरेस्ट रेट पेबल, ओह सॉरी सर, इट्स अ रॉन्ग आंसर हियर, it is regulated by RBI. Okay, it is regulated by RBI. It is not D, it should be C. I believe आप इसको अपडेट कर लेंगे. So it is regulated by RBI, not by D. So answer should be C. Next point देख लेते हैं. Which of the following is not a function of Reserve Bank of India? इसमें से 4 में से 3 फंक्शन तो वो हैं जो RBI के फंक्शन है, और एक इसमें फंक्शन आरबीआई का नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जिसको आप बजट के नाम से जानते हैं, एनुअल बजट, वो आरबीआई नहीं रेगुलेट करता है। बट आरबीआई इंस्यूरेंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी नोट्स इसको देखता है, कितना नोट इशू होगा, कितना को एक्सचेंज के फॉर्म में लाया जाएगा, और कितने करेंसी नोट को प्रिंट किया जाएगा, ये सारी बातें आरबीआई देखता है। मॉनेटरी अथॉरिटी फंक्शंस जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो रेट्स जिसके बारे में मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है, वो सब कुछ आरबीआई रेगुलेट करता है। सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल फंक्शंस होता है सारे बैंक्स पे, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉलर बैंक्स हैं, ये सब पे सुपरवाइजरी कंट्रोल रखता है आरबीआई, पूरा याद रखेंगे आप। और फिस्कल पॉलिसी है रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि बजट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आरबीआई नहीं देखता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और बाकी सब इनका काम है। और ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वो है संजय मल्होत्रा। ये कई बार तो ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि आरबीआई के आइकन पे, उसके लोगो पे किस जानवर का फोटो है। राइट, पहचानते तो होंगे ही, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027? अगले साल ही आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ होने जा रहा है? और इसका राइट आंसर ये देखिए 3 कंट्री को मिलाकर होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, यानी आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यहाँ डी होगा। बट ये आपको याद रखना, ये 3 कंट्री मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इट इज शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया इन अक्टूबर एंड नवंबर 2027। और देखिए उसके बाद के भी 3 और अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 2027 में साउथ अफ्रीका, 31 में न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और 2035 में वेस्ट इंडीज में ये होगा। और आपको एक बता दूं फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज करके कोई कंट्री नहीं है, ये कुछ आइलैंड्स हैं जो कैरेबियन सी में है। वहाँ पे अलग अलग आइलैंड से कुछ प्लेयर्स मिल करके एक टीम बनाते हैं, और उसी टीम को हम नाम जानते हैं उसका वेस्ट इंडीज। आईसीसी के चेयरमैन अभी कौन है वो भी याद रखिए, इमरान ख्वाजा है, और सीईओ है मनु स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसका लोगो है अगले साल जो होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप इसका कितनी जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। क्रिकेट विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स 2028, जो कि लॉस एंजलिस में होने वाला है। किस फॉर्मेट में यह होगा? क्या ये 2020 के फॉर्मेट में होगा, 50 ओवर के फॉर्मेट में होगा, क्या ये वनडे क्रिकेट होगा, या फिर ये 5 डे क्रिकेट जो होता है उस फॉर्मेट में होगा? किस फॉर्मेट में होगा?
तो यही आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है। आपको यह हमारा वीडियो का कलेक्शन आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ताकि हम आने वाले वीडियोस को भी और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।